Hello children, you are welcome to digital classes of Christ Church Convent Higher Secondary School Gadawara. I am Amit Toshniwal, your accounts teacher. This video is for class 12th. Subject is accountancy. Chapter number 11, financial statement of a company, part 3. In this module, you shall understand terminology and heads of balance sheet that you studied in previous video. फर्स्ट इज करंट असेट्स. कौन सी असेट्स बिजनेस में करंट असेट्स मानी जाएंगी? पहला है दे मस्ट बी एक्सपेक्टेड टू रियलाइज्ड फॉर सेल और कंजम्पशन इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल. सेकंड, इट मस्ट हेल्प फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, खरीदने और बेचने के काम में. सी, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, 12 महीने में वो रियलाइज्ड यानी कि एंड कैश होना चाहिए. एंड डी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लाइक ड्राफ्ट, चेक्स, बिल्स, हुंडीज, उनको हम करंट असेट्स कहेंगे. इसके अलावा जो भी असेट्स हैं वो नॉन करंट असेट्स मानी जाएंगी. ऑपरेटिंग साइकिल, दिस इज़ एक्चुअली द टाइम बिटवीन द एक्वायरिंग ऑफ असेट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इन कैश. इफ इट इज़ नॉट आइडेंटिफाइड, so that will be 12 months. It means whichever current assets are there, until and unless they are converted into cash form or cash equivalent, so the time period from being a paper to become cash is called operating cycle. Then current liabilities, किन किन को करंट लाइबिलिटीज़ माना जाता है? सबसे पहला, दे मस्ट बी एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल. पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, जो करंट असेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही करंट लाइबिलिटीज़ के रहेंगे, दोनों में चेंज नहीं है. दे मस्ट बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स. एंड फोर्थ वन, company does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date. यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर उसको पे करना कंपलसरी हो, उसके लिए उससे ज़्यादा वो उसको पोस्टपोन नहीं कर सकती हो. इसके अलावा बची हुई सारी लाइबिलिटीज़ नॉन करंट लाइबिलिटीज़ मानी जाएंगी, यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़. फोर्थ है ट्रेड रिसीवेबल्स. This arises in the normal course of business when goods are sold or providing any services. So these are called trade receivables. So इसमें कौन कौन सी दो बातें आएंगी? sundry debtors and bills receivables. तो trade receivable का फॉर्मूला हो गया sundry debtors and bills receivable. payables उसका उल्टा, यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, वो चीज़ उसमें इंक्लूड हो जाएंगी. अब लाइबिलिटी साइड में सबसे पहला तुम्हारा हेड रहता है शेयर होल्डर फंड, जिसका पहला सब टाइटल है शेयर कैपिटल. तो शेयर कैपिटल, सबसे पहले शेयर कैपिटल में कौन कौन सी चीज़ रहेंगी? नंबर एंड अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑथराइज्ड. दूसरे नंबर पर होगा शेयर इशूड. तीसरे नंबर पर शेयर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड. और चौथे नंबर पर रहेगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड. तीसरा पार वैल्यू यानी फेस वैल्यू ऑफ द शेयर. चौथा रिकॉन्सिलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, मीन्स कॉल इन एरियर्स, एंड for the period of 5 years immediately preceding the date as at which the balance sheet is prepared. तो ये बातें उसमें रहेंगी.
6वें नंबर पे कॉल्स अनपेड एग्रीगेट वैल्यू के साथ में। 7वें नंबर पर फॉरफीचर शेयर्स जिनका अमाउंट पेड अप ऑलरेडी हो चुका है एंड कंपनी ने फॉरफिटेड कर लिए हैं शेयर्स। एंड 6 लास्ट रहेगा बाय बैक ऑफ शेयर्स, यानी ओपन मार्केट में जब कंपनी खुद सिक्योरिटीज़ वगैरह ख़रीद लेती है तो वो उसमें आएंगे। रिज़र्व एंड सरप्लस, तो कंपनी बहुत सारे रिज़र्व और सरप्लस अपने पास बनाती है। उसमें से पहला है कैपिटल रिज़र्व, दूसरा है कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व, तीसरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व। ये सारे जो हेड्स हैं वो इसके पहले वाले चैप्टर्स में आप पढ़ चुके हैं। शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, फॉरफीचर्स और रिडम्पशन में। फिर डीआरआर, 5वां होता है रिवैल्यूएशन रिज़र्व, 6वां शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिज़र्व विच आर मेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, एंड सरप्लस is that amount which is a residual after distributing dividend, bonus, interest on debentures and सुपर प्रॉफिट। मतलब जो ऐसे शेयर होल्डर्स या मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स रहते हैं उनका डिविडेंड देने के बाद जो एक्स्ट्रा कंपनी के पास और भी बच गया है, दैट इज़ सरप्लस। तो जो भी रिज़र्व स्पेसिफिक रहेगा किसी चीज़ के लिए उसको हम फंड कहेंगे। फिर इसके बाद है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो शेयर वारंट्स आर इशूड टू प्रमोटर्स एंड अदर इंडिविजुअल्स, दे आर लाइक शेयर कैपिटल्स। ये कंपनी का एक फाइनेंशियल टूल होता है जिसके थ्रू कंपनी अपना फंड रेज़ करती है ना। तो ये भी शेयर होल्डर फंड्स में इंक्लूड होगा। इन लोगों को डिविडेंड पेड नहीं होता क्योंकि उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया है शेयर में अपने शेयर वारंट्स को जब बैलेंस शीट बनाई जा रही है तब, इसलिए इनको शेयर होल्डर फंड में सेपरेटली शो किया जाएगा। दूसरी चीज़ है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। यदि कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है लेकिन अलॉटमेंट नहीं मिला है बैलेंस शीट बनने तक, तो एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई है वो लायबिलिटी कहलाएगी और उसे हम इस हेड में शो करेंगे लेकिन पेड अप कैपिटल में इंक्लूड नहीं करेंगे। तीसरा है नॉन करंट लायबिलिटीज़, यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो कौन कौन से हो सकते हैं? बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक एंड अदर पार्टीज़, deferred payment liabilities, deposits which company has to pay within 12 months, loans and advances from the relative parties, किसी कंपनी से लोन लिया है, and other loans and advances which are specific in nature. So ये जो इसमें आएंगे वो नॉन करंट की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहलाएंगी। इसके बाद है deferred tax liabilities. Generally, accounting income is different from taxable income. Deferred tax liability arises when accounting income is more than the taxable income. उस केस में जो टोटल टैक्स होता है अकाउंटिंग इनकम का वो डेबिट होता है पीएल स्टेटमेंट में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में पीएल होगा, और टैक्सेबल इनकम का जो टैक्स अमाउंट है उसे हम क्रेडिट करते हैं करंट टैक्स अकाउंट में, या फिर उसके लिए हम एक प्रोविज़न तैयार करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट, और उसका बैलेंस जो होता है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ आता है। इसके अलावा कुछ और टर्म लायबिलिटीज़ हो सकती हैं जैसे कि ट्रेड पेबल्स, प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉय, ये होती हैं लॉन्ग टर्म प्रोविज़न्स। जो पीपीएफ होता है, प्रोविज़न एम्प्लॉय फंड या बेनिफिट्स या कोई दूसरा और। फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो सकती हैं, ऐसे लोन्स जो डिमांड पर कंपनी को पे करना होते हैं बैंक से, अदर पार्टीज से, इन तरीके से। तो ये हेड्स हैं, इनके नाम तो मैं याद करना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और ये कोई 5 सब हेडिंग्स लिखी होती हैं तुमको क्वेश्चन में, और उसमें पूछते हैं कि बताओ इनकी मेन हेडिंग क्या होगी या ये किस हेडिंग में आएगा, लायबिलिटी में होगा
या असेट्स में होगा या इसकी मेन हेडिंग क्या होगी। तो ये पूरा जो चैप्टर है वो थ्योरी बेस्ड है, जिससे कि तुम्हें 8 नंबर की क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो इसमें से इनको तुम्हें याद करना होगा कि कौन सी टर्म, कौन सा हेड, कौन सा ट्रांजैक्शन किस कैटेगरी में होगा, किस हेडिंग में होगा, उसका सब टाइटल क्या होगा और सब हेडिंग्स क्या होगी। ठीक है, तो अब आपके पास असेट्स वाले और बचते हैं जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।